Good morning students. Welcome to social science class. Dear students, today we are going to start the next topic of chapter 18, the union government, the legislature. We had already done two topics, what is union government and the three lists given in the constitutions, union list, state list, concurrent list, and the fourth list is residuary subjects. Okay, now in this video we discuss about the union legislature. क्या होती है यूनियन लेजिस्लेचर, इस टॉपिक के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस टॉपिक. द लॉन्ग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. ओके, फ्रीडम के लिए बहुत लंबा स्ट्रगल किया गया, ट्रांसफॉर्म्स इनटू ए मास मूवमेंट्स. ओके, और फिर जो स्ट्रगल था वो मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया एंड अल्टीमेटली सक्सीडेड इन अशरिंग फ्रीडम एंड सेल्फ रूल. अशरिंग मीन्स क्या होता है बेटा? टेक, लेना. और लास्ट में स्ट्रगल और मास मूवमेंट्स के बाद हमने आखिरकार फ्रीडम और सेल्फ रूल ले ही लिया. किनसे लिया? ब्रिटिश रूल से हमने आज़ादी पाई. इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू. यह एक सपना था जो सच हो गया. फॉर द पीपल ऑफ इंडिया हु एस्पायर्स फॉर अ डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट. So the Constitution of India laid down the principle of universal adult franchise. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोगों का एक सपना था कि उन्हें सेल्फ रूल मिले, ठीक है, वो खुद अपने ऊपर गवर्न कर सकें, उन्हें फ्रीडम मिले, उन्हें राइट्स मिले, तो कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर एक सिद्धांत लिया गया, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल्स क्या होता है? पूरे कंट्री में सेम लागू होता है, जिसे सार्वभौमिक कहते हैं. अडल्ट क्या होता है? जिनकी एज अबव 18 होती है. और फ्रेंचाइज क्या होता है? मताधिकार, यानी राइट टू वोट. ओके, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को, इसके सिद्धांत को कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्ट किया गया. अब इसके अकॉर्डिंग क्या है? According to which all citizens who are 18 or more than 18 years of age have the right to vote. जिनकी एज 18 ईयर हो गई है और 18 ईयर से अबव सब लोगों को, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, उनको राइट टू वोट है, यानी उन्हें वोट डालने का पूरा अधिकार है. दिस राइट गिव्स द पीपल एन अपॉर्चुनिटी to actively participate in the political process of the country. अब इस अकेले राइट से लोगों को क्या मिला? एक अपॉर्चुनिटी मिली ताकि वो भी कंट्री के जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, राजनीति है, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें. दे इलेक्ट दियर रिप्रेजेंटेटिव्स. वो लोग जो सिटीजन्स हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, क्योंकि उनको राइट टू वोट है. वोट कास्ट करके वो अपने लिए क्या चुनते हैं? प्रतिनिधि चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं. फिर वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट द पार्लियामेंट एंड कंट्रोल और गाइड्स द यूनियन गवर्नमेंट. फिर चुने हुए लोग क्या करते हैं? पार्लियामेंट के अंदर काम करते हैं और एज अ यूनियन गवर्नमेंट वो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं. पीपल एक्सप्रेस देयर ट्रस्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर डेमोक्रेटिक सेटअप. लोगों को पूरा राइट होता है, एक्सप्रेस करते हैं अपने विश्वास को, यानी कि जिन लोगों को वो चुन रहे हैं उनके ऊपर उनको विश्वास होता है कि वो डेमोक्रेटिक सेटअप के अकॉर्डिंग फंक्शंस करेंगे, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया उसके अकॉर्डिंग वो कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन उसको कंट्रोल करेंगे, उसको अच्छे से रन भी करेंगे. तो ये लोग विश्वास करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर. फिर वो क्या करते हैं? अपनी वोट को कास्ट करते हैं. द पार्लियामेंट इज़ द लेजिस्लेटिव
ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है यूनियन गवर्नमेंट का, क्या करता है ये? पार्लियामेंट में क्या आता है? लेजिस्लेटिव ऑर्गन यूनियन गवर्नमेंट। ओके, और इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड 2 हाउसेस। जो पार्लियामेंट में फर्स्ट ऑर्गन है गवर्नमेंट का, लेजिस्लेटिव ऑर्गन, जिसे यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं? प्रेसिडेंट और 2 हाउसेस। 2 हाउसेस क्या हैं? लोकसभा और राज्यसभा। द हाउस ऑफ द पीपल, इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा को एक और नाम से बोला जाता है हाउस ऑफ द पीपल, लोगों की सभा, क्योंकि इसमें डायरेक्टली सभी लोगों द्वारा चुनकर पहुंचते हैं। ठीक है, एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, एंड इज आल्सो कॉल्ड द लोअर हाउस। लोकसभा को लोअर हाउस भी बोला जाता है, निचला सदन। इट्स मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। सेकंड हाउस इज द काउंसिल्स ऑफ स्टेट। नोट करेंगे ये, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है। ओके, और लोकसभा को क्या बोला जाता था? हाउस ऑफ द पीपल और लोअर हाउस। राज्यसभा को क्या बोला जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स और अपर हाउस। इट्स मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। इसके जो भी सदस्य हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द 2 हाउसेस। प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता। प्रेसिडेंट ऊपर है और लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी मेंबर हैं वो उसकी लीडरशिप में काम करते हैं। बट शी और ही इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। जो प्रेसिडेंट हैं, यहाँ पर पिक्चर दी हुई है, श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, ये हमारे प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं इंडिया के। ठीक है, और ये सभी हाउसेस के अंदर शामिल हैं, बट हाउसेस के मेंबर नहीं हैं, ना राज्यसभा के ना लोकसभा के। ओके, ये एक अभिन्न अंग है। इंटेग्रल पार्ट क्या होता है? हाउसेस के मेंबर नहीं है प्रेसिडेंट, बट वो इंटेग्रल पार्ट है पार्लियामेंट के अंदर। नो बिल कैन बिकम ए लॉ विदाउट हर और हिज अप्रूवल। प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बिना कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता। टू इंश्योर द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, लोकसभा रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ इंडिया एंड द राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ इंडिया। लोकसभा किसको रिप्रेजेंट करती है? पूरी कंट्री के लोगों को। और राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करती है? इंडिया की जो स्टेट्स हैं उनको। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक लोकसभा। अब इसके अंदर पढ़ेंगे हम जो हाउस ऑफ द पीपल है इसकी कंपोजिशन कैसे होती है। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा शेल नॉट एक्सीड 550। लोकसभा की अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कंडीशंस हैं कि इसकी सीट्स 550 से एक्सीड यानी कि ज़्यादा नहीं हो सकती। आउट ऑफ दिस यानी 550 में जो 530 मेंबर्स हैं डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं पीपल्स के द्वारा, जो डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं, और 20 जो बाकी रह जाते हैं रिमेनिंग आर इलेक्टेड फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज़। ओके, अब हमारे पास देखो पहले 7 यूनियन टेरिटरीज़ थी, अब 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो उन यूनियन टेरिटरी में से 20 लोग जो हैं वो चुनकर जाते हैं, 530 स्टेट से चुनकर आते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 550। इलेक्शंस आर बेस्ड ऑन सीक्रेट बैलेट। इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, सिस्टम है, वो सीक्रेट बैलेट पेपर के द्वारा होता है। ठीक है, और कैंडिडेट गेटिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। और जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलती हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के अंदर, तो वहाँ पर वो इलेक्शन जीत जाता है। इन केस एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड एडिक्वेटली इन द लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू नॉमिनेट 2 मेंबर्स फ्रॉम दिस कम्युनिटी। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वो लोग जो इंडिया में ही रह गए थे, बाहर से आए हुए हैं, यहाँ बस गए हैं, यहाँ के रेजिडेंट बन गए हैं,
तो उनमें से 2 सीट्स जो हैं प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, उनका इलेक्शन नहीं होता, ठीक है, और वो इस कम्युनिटी से, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आते हैं। तो 2 मेंबर्स का पूरा राइट है प्रेसिडेंट का इलेक्ट करने का। 20 मेंबर्स आते हैं यूनियन टेरिटरी से और 530 मेंबर्स आते हैं स्टेट्स से। इस प्रकार लाइक दिस जो लोकसभा है उसकी कंपोजिशन हो जाती है। सम सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब इसमें से भी कुछ जो सीट्स हैं, जो 530 सीट्स हैं, वो किसके लिए रिजर्व्ड हैं? SCS और STS, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। Persons belonging to these categories only can contest the election from these reserved constituencies। तो पर्सन जो इस कम्युनिटी से या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी से वही लोग, ठीक है, इलेक्ट होते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और फिर उन्हीं को ही सीट दी जाती है। तो ये सोसाइटी के अंदर जहाँ पर इनकी संख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर इनकी कास्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी रिज़र्व कर दी जाती है। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज बट द इलेक्टोरल इज जॉइंट विद मीन्स ऑल द एलिजिबल वोटर्स इन द कॉन्स्टिट्यूंसीज हैव द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से चाहे वो दूसरी कास्ट के लोग हैं तो वो वोट डालते हैं बिना किसी भेदभाव के। द पर्पज़ बिहाइंड सच ए रिजर्वेशन। अब इस रिजर्वेशन का मेन पर्पज़ क्या है? सीट्स आरक्षित क्यों की गई हैं? टू असिस्ट क्या होता है? हेल्प एंड अप लिफ्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो वीकर सेक्शन है समाज के, पिछड़े दबे कुचले लोग हैं जो सदियों से इस दास्तां में जी रहे हैं कि वो छोटी क्लास से हैं, छोटी जाति से हैं, उन लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए ये स्टेप उठाया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन में ये सीट्स जो हैं फिक्स की गई हैं। और सोसाइटी और ब्रिंग दैम इनटू द नेशनल मेन स्ट्रीम्स। अब इन रिजर्व्ड कैटेगरी के लोगों को भी हेल्प करनी है ताकि वो भी आगे बढ़ के, चाहे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ वो सोसाइटी के अंदर हाई क्लास हो, तो उनको अपलिफ्ट करना ताकि जो नेशनल मेन स्ट्रीम है, इक्वालिटी हमने पढ़ा था उसमें, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, उस चीज़ को पूरा करने के लिए देखो पॉलिटिक्स में भी इनको रिजर्वेशन दी गई है। यहाँ पर सीट्स बताई गई हैं लोकसभा की। डू यू नो में फैक्ट्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन द 16th लोकसभा। लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज आर इन दी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बड़ी स्टेट है, तो सबसे ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूंसीज लोकसभा की सीटें हैं वो 80 हैं। लोएस्ट नंबर सिक्किम का है, मिजोरम एक सीट है इनके पास, क्योंकि छोटी स्टेट्स हैं ये। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। जैसे हरियाणा हमारी स्टेट है, तो इसमें लोकसभा की कितनी सीट्स दी गई हैं, यानी कि 10 मेंबर हरियाणा से लोकसभा के लिए इलेक्ट होकर जाते हैं और राज्यसभा के लिए कितने जाते हैं? 5। ओके। और हरियाणा अपनी लेजिस्लेटिव के कितने हैं सीट्स? 90। 10 लोकसभा में, 5 राज्यसभा में। और सबसे ज़्यादा सीटों वाला राज्य कौन सा है? यूपी। और कम स्टेट्स मोस्टली ये ईस्टर्न स्टेट्स हैं, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। न्यू स्टेट्स ऑफ तेलंगाना है 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज। ये लेटेस्ट जो है स्टेट बनी है तेलंगाना और इसमें 17 सीट्स हैं। नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली जो है, इसके पास 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। दिल्ली भी पॉपुलेशन वाइज बहुत बड़ी है और जो दूसरी यूनियन टेरिटरीज है उनमें 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वोमेन इज़ आल्सो बर्निंग टॉपिक दीज डेज। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रिज़र्व कैटेगरी की। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स सबके लिए सीटें फिक्स हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बर्निंग टॉपिक है, ज्वलंत मुद्दा जो है,
वो वुमेंस की सीट्स को लेकर है कि वुमेंस के लिए भी सीट्स को रिज़र्व किया जाए, क्योंकि वुमेंस की पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेशन नाम मात्र की है। सिंस हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री दैट इज़ वुमेन हैव ओनली ए नेग्लिजिबल रिप्रेजेंटेशंस इन द लेजिस्लेचर एट बोथ ऑफ द लेवल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इतनी सारी पॉपुलेशन में हाफ पॉपुलेशन वुमेंस की है, लेकिन उनका लोकसभा और राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है, वो क्या है, नेग्लिजिबल होता है, नाम मात्र, बहुत कम। द डिमांड इज़ गेनिंग मोमेंटम दैट वुमेन रिजर्वेशन बिल शुड बी पास्ड इन द पार्लियामेंट। तो सब चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है वो पास हो जाए, लेकिन अभी तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई। वुमेंस को जो रिजर्वेशंस नहीं मिली, लेकिन जो थर्ड ऑर्गन है हमारा, थर्ड लेवल है, सॉरी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वहाँ पर 1/3 सीट्स जो हैं महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। बट लोकसभा और राज्यसभा में अभी भी इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, नेग्लिजिबल, क्योंकि रिजर्वेशन नहीं हुई। इस वजह से वहाँ पर बहुत कम वुमेंस पहुँच पाती हैं। डू यू नो में देखें, महात्मा गांधी वंस सेड, एज लॉन्ग एज वुमेन ऑफ इंडिया डू नॉट टेक पार्ट इन पब्लिक लाइफ देयर कैन बी नो साल्वेशन फॉर द कंट्रीज। साल्वेशन क्या होता है, मोक्ष। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था एक बार कि जब तक महिलाओं का जो है पूरी तरह से हिस्सा नहीं लेती इंडिया के में पब्लिक लाइफ के अंदर, तब तक कंट्री को मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। तो उन्होंने भी महिलाओं की प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत जोर दिया। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा क्वालिफ़िकेशन, बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बन जाता है। ओके, तो क्वालिफ़िकेशन क्या होता है, लोकसभा का मेंबर या कैंडिडेट बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए। तो एक लोकसभा का मेंबर बनना है किसी ने, तो उसको कुछ कंडीशंस क्लियर करनी पड़ती हैं। फर्स्ट क्वालिफ़िकेशन है, शी और ही मस्ट बी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया। ये सेम रहेगा चाहे वो लोकसभा का मेंबर बने चाहे राज्यसभा का बने, ठीक है। या लोकसभा स्पीकर हो तो वो सबसे पहली कंडीशन है कि वो इंडिया का रहने वाला हो। ही और शी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। शी और ही मस्ट, शी और ही का मतलब क्या है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक है। तो दोनों लोकसभा का मेंबर तब बन सकते हैं जब वो इंडियन सिटीज़न हो, ठीक है। सेकंड क्वालिफ़िकेशन है, शी और ही मस्ट हैव कंप्लीटेड द 25 ईयर्स ऑफ एज। उसकी एज जो है कम से कम 25 ईयर्स होनी चाहिए, तब जाकर वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकता है। हर और हिज नेम मस्ट बी इन द वोटर लिस्ट। उसका नाम वोटर लिस्ट में भी होना चाहिए, तभी वो इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। शी ही मस्ट पोजेसिस सच अदर क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। उसे सब कंडीशंस फुलफ़िल करनी पड़ेंगी जो पार्लियामेंट के अंदर लिखी हुई हैं लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। लास्ट है, ही शी शुड नॉट बी अ गवर्नमेंट सर्वेंट। जब कोई भी व्यक्ति इलेक्शन के लिए खड़ा होता है, इलेक्शन लड़ता है, तब उसको अपनी जॉब से, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसको वहाँ रिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए, तब जाकर उसको परमिशन मिलती है लोकसभा का इलेक्शन लड़ने की। इफ़ 2 कैंडिडेट्स पोल द सेम नंबर ऑफ वोट्स, एग्जाम्पल 70,000 ईच, देन द विनर इज़ डिक्लेयर्ड बाय लॉटरी, ठीक है। तो लॉटरी के द्वारा जो है इलेक्ट किया जाता है। मान लो 2 कैंडिडेट खड़े हैं, उनको सेम वोट्स मिलती हैं, तो विनर कौन होगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो तब लॉटरी सिस्टम किया जाता है और फिर किसी ना किसी एक की जीत डिक्लेयर की जाती है। ओके,
अब लोकसभा की क्वालिफिकेशंस हमने स्टडी कर ली। नेक्स्ट है टेन्योर। टेन्योर होता है कि लोकसभा का मेंबर कितने टाइम के लिए मेंबर बनता है। टेन्योर होता है समय अवधि। टाइम पीरियड क्या रहता है? 5 ईयर्स। नॉर्मल टर्म ऑफ लोकसभा इज़ 5 ईयर्स। ठीक है। हाउ एवर द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिसॉल्व इट अर्लियर। लोकसभा समय से पहले भी डिसॉल्व हो सकती है। डिसॉल्व क्या होती है? भंग, यानी रद्द कर सकता है प्रेसिडेंट, बट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और लोकसभा को डिसॉल्व किसकी रिकमेंडेशन से, अनुमति से की जाती है? प्राइम मिनिस्टर की सलाह से प्रेसिडेंट लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एट अ टाइम। ठीक है। लोकसभा को समय से पहले ख़त्म भी कर सकता है और 1 साल के लिए उसका टाइम पीरियड भी प्रेसिडेंट बढ़ा सकता है। इफ़ सच ए बिल इज़ पास्ड बाय द पार्लियामेंट टू मीट सम एमरजेंसी सिचुएशंस। अगर कोई देश में एमरजेंसी हो जाती है, इलेक्शन नहीं हो पाता, जैसे अभी हम एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं कि जो पैंडेमिक फैली हुई है कोविड की वजह से, अगर इलेक्शन का टाइम होता तो मे भी इलेक्शन ना होता। लेकिन हमने देखा कि स्टेट्स के अंदर जैसे वेस्ट बंगाल है, वहाँ पर लॉकडाउन में ही इलेक्शन हुआ। ठीक है। लेकिन जब सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी तो उस वक्त उसको पोस्टपोन भी किया जा सकता था, या कोई इमरजेंसी हो कि कोई फॉरेन कंट्री अटैक कर दे कंट्री के ऊपर, तो उस सिचुएशन में भी प्रेसिडेंट जो है टाइम पीरियड बढ़ा सकता है और उसको परमिशन है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 1 ईयर फॉर द ऑर्डनरी स्मूथ वर्किंग ऑफ द लोकसभा, ताकि लोकसभा में जो पीएम है या काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कंट्री का काम स्मूथली कर सकें। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स फ्रॉम अमंगेस्ट देमसेल्व्स। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर्स जो हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा के सदस्य चुनकर जाते हैं, तो वही अपने में से एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करता है। तो ये एक ट्रेडिशन है कि जो स्पीकर है वो मेजॉरिटी पार्टी से होता है और डिप्टी स्पीकर अपोजिशन पार्टी से होता है। मेजॉरिटी पार्टी यानी कि जिस पार्टी की सरकार सत्ता में आती है, पावर में आती है, उनकी पार्टी में से ही एक लोकसभा स्पीकर बनता है। और जो डिप्टी स्पीकर है वो अपोजिशन पार्टी से, जिस पार्टी को सीट्स कम मिलती हैं, ठीक है, वो अपोजिशन बनाती हैं। तो अपोजिशन पार्टी से होता है डिप्टी स्पीकर और ठीक है मेजॉरिटी पार्टी से होता है लोकसभा स्पीकर। ये टॉपिक हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।